हेलो, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग क्लास 11th का सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है, आइए उस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज के टॉपिक हमको पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी परमाणु के मूल कण की खोज। मूल कण का मतलब होता है कि ऐसा पार्टिकल, ऐसा कण जो लगभग हर परमाणु में पाया जाता है, हर परमाणु में जरूर रूप से पाया जाएगा। तो इसके अंतर्गत हमें इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ना है। हाँ, ये याद रखिएगा कि सभी परमाणुओं में ये पाया जाता है, पर हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन उसमें अनुपस्थित होता है। ये याद रखिएगा। तो इससे पहले कि हम लोग इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखें, कैथोड किरणों की डिस्कवरी देखें, एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि मेटल क्या होता है। थोड़ा सा जानते रहेंगे तो बड़ा बेहतर आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मेटल यानी धातु हम लोग किसे कहते हैं। तो धातु क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई तत्व यन्य है, तो जब इसको हम ऊर्जा देंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकलता है और स्वयं ये आयनीकृत हो जाता है। तो हम लोग परिभाषा पढ़े थे कि ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन लूज करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, धातु। इसी तरीके से अगर Mg है, ये भी ऊर्जा पाएगा तो इसके भी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी कैसा है, मेटल है। आइए सीधे सीधे आपको कनेक्ट करते हैं कैथोड किरणों की खोज से। हम जानते हैं कि आप पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी यानी कैथोड किरणों की खोज कैसे हुई। तो देखिए फिगर तो यहां पर बना है, पर बगल में फिर भी हम बनाएंगे। तो आपको पता है इसकी खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। तो बिना देरी किए डायरेक्ट हम लोग इसके अरेंजमेंट को समझते हैं। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने क्या काम किया था, 60 सेंटीमीटर की एक विसर्जन नलिका लिया था। फिगर यहां बना है, फिर भी हम बना रहे हैं। और इस विसर्जन नलिका के अंदर इलेक्ट्रोड लगे थे और इन इलेक्ट्रोड्स का कनेक्शन हाई वोल्टेज की बैटरी के सोर्स के साथ कर दिया गया। हाई वोल्टेज की बैटरी, इस तरह से, अब ये तो पता है आपको बैटरी का साइन है, तो हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ कर दिया गया। ये सिरा क्या है, निगेटिव, और ये सिरा क्या है, पॉजिटिव। जैसे यहां पर अगर बात करें तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो निगेटिव से जुड़े इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोल दिए, कैथोड बोल दिए। ठीक, इस वाले इलेक्ट्रोड को हम क्या बोल दिए, कैथोड, और इस वाले इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोल देंगे, एनोड। ठीक, यहां तक आ गया। अब ध्यान समझिएगा कि ये जो एनोड है, एनोड सिंपल एनोड नहीं था, इस एनोड को छिद्रयुक्त बनाया गया था। कैसा बनाया गया था, छिद्रयुक्त। ध्यान से देखेंगे एकदम कि इस एनोड को कैसा बनाया गया कि इसमें बीच बीच में होल बने थे। इस तरह से बीच बीच में क्या बना था, होल बना था। यहां हमने होल बना दिया है, ध्यान दीजिएगा एकदम से। अच्छा, यहां भी आप समझ सकते हैं कि यहां भी क्या बना था, होल बना था। इस तरह से एनोड को छिद्रयुक्त बनाया गया था और इसके पीछे जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगा दी गई थी। इसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल की स्क्रीन, जो कि किससे बनी थी, जिंक सल्फाइड, ZnS की बनी थी। तो यहां भी हम बना दे रहे हैं कि यहां जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी गई थी। अच्छा, फ्लोरोसेंट मटेरियल यानी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन का क्यों लगाया गया था, क्योंकि ये एक ऐसी स्क्रीन होती है कि इसके ऊपर कोई आवेशित कण अगर टकराता है तो ये चमकने लगता है। ठीक, जैसे आपकी मम्मी आपको मारती है तो आपका गाल लाल कलर का चमकने लगता है, रेड कलर का। तो वैसे ये भी है। तो मम्मी का हाथ पड़ता है वहां, यहां आवेशित कण जब पड़ता है, चाहे वो ऋणावेशित हो चाहे धनावेशित हो, कुछ भी हो, ये चमकने लगता है। आई बात समझ में। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इस विसर्जन नलिका के दाब को कम करने के लिए, इसके अंदर के दाब को कम करने के लिए यहां निर्वात पंप लगा दिया गया था। तो यहां हम लगा दे रहे हैं निर्वात पंप। क्यों लगाया गया था, दाब को कम करने के लिए। ठीक, आ गई पूरी अरेंजमेंट समझ में। अब आइए इसकी कार्यविधि को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या काम किया गया कि आपको पता है जहां कुछ नहीं होती वहां वायु, एयर जरूर होती है। तो सबसे पहले इसमें के एयर को निकालकर इसमें H2 गैस भरी गई। कौन सी गैस भरी गई, H2 गैस भरी गई। H2 गैस भरी गई। आप कोई भी गैस भर सकते हैं, यहां हम केवल हाइड्रोजन गैस की बात करें, आप कोई भी गैस भरिए। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं कि उच्च वोल्टता, तो कितने वोल्टेज की बैटरी थी, तो लगभग 10,000 वोल्टेज की बैटरी थी। ध्यान दीजिएगा, 10,000 वोल्ट अप्लाई किया जाएगा, वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा। और प्रेशर बहुत, दाब बहुत कम करना है। इतना कम करना है, इतना कम कि ये मान के चलिए अरेंजमेंट हमारा क्या रहना चाहिए कि वोल्टेज कितना हो, 10,000 वोल्टेज हो, और जो प्रेशर है, जो दाब है, वो 10 की घात -4 mm ऑफ Hg हो। बहुत कम, बहुत कम mm ऑफ Hg होना चाहिए। तो दाब बहुत कम और वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गया। जब इस अवस्था में पहुंच गया, अभी इसका दोनों का रीजन बताएंगे, आखिर इतना ज्यादा वोल्टेज क्यों, इतना कम दाब क्यों, दोनों का रीजन अभी बताएंगे। तो चूंकि आपको पता है कि जो वोल्टेज है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है,
इसलिए हम 10,000 इसलिए जो 10,000 वोल्ट है, इसके कारण कैथोड की प्लेट से, जो कि कैथोड की प्लेट जो कि धातु की बनी है, इसमें से निगेटिव पार्टिकल निकलते हैं। हम यहां लिख रहे हैं इस तरह से निगेटिव पार्टिकल निकलते हैं। अच्छा, इसको इलेक्ट्रॉन मत समझिए, आपको पता है, लेकिन अभी हम निगेटिव पार्टिकल की चर्चा करेंगे और अभी ये भी बताएंगे कि कैसे पता चला कि ये पार्टिकल निगेटिव ही था। तो निगेटिव पार्टिकल निकलते हैं और ये निगेटिव पार्टिकल जब इससे निकले, इससे इस कैथोड की प्लेट से निकले, तो सामने कौन सी गैस है बताइए? हाइड्रोजन गैस है। तो इस हाइड्रोजन गैस से ये निगेटिव पार्टिकल क्या होंगे? टकराएंगे। अब चूंकि 10,000 वोल्ट का विभव है, तो इसके कारण ये जो निगेटिव पार्टिकल निकल रहा है, इसमें भी बहुत सारी एनर्जी होगी। तो ये निगेटिव पार्टिकल, बहुत सारी एनर्जी इसमें है, तो हाइड्रोजन से टकराकर इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। अब ब्रेक करने के बाद किसमें ब्रेक कर देंगे? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के अणु को हाइड्रोजन के परमाणु में ब्रेक कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी भी इस निगेटिव पार्टिकल में एनर्जी बची है। अब वो किससे टकराएगा? अब वो हाइड्रोजन के परमाणु से टकराएगा और इन्हीं हाइड्रोजन परमाणु से टकराएगा तो और अपनी ऊर्जा इस हाइड्रोजन परमाणु को दे देगा। बहुत अच्छे समझिएगा, ऊर्जा देने का मतलब हम क्या चर्चा कर रहे हैं, समझिएगा। ऊर्जा देने का मतलब जब इससे टकराएगा तो जैसे यहां से निगेटिव पार्टिकल निकाला था, वैसे हाइड्रोजन परमाणु से भी ये निगेटिव पार्टिकल निकाल देगा। ध्यान दीजिए कैसे, तो इस तरह से यहां से निगेटिव पार्टिकल निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि टोटल 2 जगह से निगेटिव पार्टिकल निकल रहे हैं। कहां से निकल रहे हैं? तो एक तो मेटल की प्लेट से निकल रहे हैं जो कि कैथोड से निकल रहे हैं, और दूसरा इस हाइड्रोजन परमाणु से जो कि हाइड्रोजन गैस से बना था, इससे निकल रहे हैं। तो इन टोटल 2 जगह से ये जो निगेटिव पार्टिकल कलेक्ट हो रहे हैं मेटल से और हाइड्रोजन गैस से, इन्हीं निगेटिव पार्टिकल, ध्यान से, फिर से, इन्हीं निगेटिव पार्टिकल के कलेक्शन को ही देखिएगा ध्यान से। अब बहुत सारे निगेटिव पार्टिकल किससे निकल रहे हैं? एक तो हाइड्रोजन की गैस से निकल रहे हैं, एक तो कैथोड की प्लेट से निकल रहे हैं। तो ये जो इन्हीं निगेटिव पार्टिकल के कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोल देंगे? कैथोड किरण बोल देंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि इन निगेटिव पार्टिकल के कलेक्शन को कैथोड किरण बोलेंगे और इस निगेटिव पार्टिकल को ही क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया। समझ में आ गई बात ना? लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जो कैथोड किरण थी, ये दिख नहीं रही थी। ये कैसी थी बताइए? अदृश्य थी। तो पता कैसे चला भाई? पता कैसे चला? तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे ये निगेटिव पार्टिकल दिख नहीं रहे थे, बल्कि आपको हम बता दिए हैं कि ये जो एनोड है, ये कैसा बनाया गया था? परफोरेटेड, यानी छिद्रयुक्त बनाया गया था। तो जब यहां से ये गुजरे थे ना, तो ये जो जिंक सल्फाइड है, चूंकि जिंक सल्फाइड है, तो इससे ये टकराए और ये चमकने लगा। इससे ये पता चला कि कंफर्म इसके ऊपर आवेश है। हम आपको पहले ही बताए थे कि इस पे कोई आवेशित कण टकराएगा तो ये चमकने लगेगा, तो इस पे कोई आवेश है। अब आवेश कौन सा था? इस पर टकराने से ही पता चला कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ आया है। अब आवेश कौन सा था? क्योंकि एनोड धनावेशित है, तो धनावेशित की तरफ अगर कोई चीज आ रही है तो वो स्वयं में कैसी है? ऋणावेशित है। तो इसी से पता चला था कि ये किरणें कैसी थी? ऋणावेशित थी। तो इसी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम क्या रख दिया गया? इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। अब दोनों रीजन की बात करते हैं कि आखिर एयर क्यों निकाली गई थी। भैया अगर आप एयर न निकालते तो पता चला कि जैसे ये निगेटिव पार्टिकल निकलते, और हमको पता कैसे चल रहा है कि निगेटिव पार्टिकल निकले? क्योंकि ये इधर आकर इससे टकराए थे, है ना? एनोड से गुजरे और इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराए थे। अगर इसमें एयर रही होती तो एयर ही इसको एब्जॉर्ब कर लेती, तो हमको पता कैसे चलता कि कोई टकराया भी? ना पता चल पाता। तो इसलिए एयर निकाली गई थी, प्रेशर कम किया गया था। दूसरी बात, इतनी उच्च वोल्टता क्यों? तो आपको पता है इतनी उच्च वोल्टता के कारण ही तो ये निगेटिव पार्टिकल निकले हैं। इसका मतलब गैस को आयनीकृत करने के लिए ही उच्च वोल्टता का प्रयोग किया गया था। तो कुछ इस तरह से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो अभी तक जो पढ़ाया गया वही यहां पर लिखा है, जैसे से पढ़ाया गया वही चीज हूबहू हिंदी में लिख दी गई है। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इन कैथोड किरणों के कुछ गुण होते हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो कैथोड किरणें हैं, ये सीधी रेखा में गमन करती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। आपको अभी हम बता क्या रहे हैं, ये कैथोड किरणें कैसे चलती हैं? एकदम सीधी रेखा में चलती हैं। कैसे पता चला था? तो इनके बीच में एक अपारदर्शी पदार्थ रख दिया गया था। तो जब कैथोड किरणें इनसे टकराई, अपारदर्शी पदार्थ रखा गया था, तो जब कैथोड किरणें इनसे टकराई तो पीछे यहां पर इसकी छाया बन गई थी। तो छाया बनना यह दर्शाता है कि ये किरणें कैसे चल रही हैं? सीधी रेखा में चल रही हैं। आप कभी देखिएगा, इसको देख भी सकते हैं कि टार्च में जो प्रकाश निकलता है उसके सामने आप खड़े हो जाए, पीछे आपकी शैडो बन जाएगी। तो टार्च की रोशनी कैसे चलती है? सीधी रेखा में चलती है।
तो इसी प्रकार कैथोड किरणें भी कैसे चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। अच्छा, दिशा कैसी होती है, तो इसकी दिशा किसकी से किसकी तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ होती है। आपको पता है कैसे कैथोड कैसा होता है, निगेटिव टर्मिनल, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब कैथोड किरणें धातु के पहिए को घुमा देती हैं, अर्थात कैथोड किरणों के पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है। धातु के पहिए को घुमा देने का मतलब कि रास्ते में एक पैडल व्हील, मेटल का पैडल व्हील लगा दिया गया। ठीक, मेटल का पैडल व्हील लगाने का मतलब जब इससे कैथोड किरणें टकराई तो इस पैडल व्हील को क्या की, घुमा दी। भाई कोई वजन चीज को कोई अगर हिला देगा तो खुद में कुछ वजन होगा तभी ना हिलाएगा। तो इसका मतलब हमें पता चला कि जो कैथोड किरणें होती हैं इनके पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और आपको पता है कि ये कैथोड किरणें किस पार्टिकल से बनी थी, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको इलेक्ट्रॉन कहा गया था। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो अगली पॉइंट यही है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो अगर ग्राम में बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, और अगर किग्रा में बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 किग्रा होता है। और साथ में इलेक्ट्रॉन का आवेश भी जान लीजिए, तो ये कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻19। माइनस किस लिए, कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो ये निगेटिवली चार्ज होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको किस विधि से हम लोग पता किए थे, तो इस मिलिकन की तेल की बूंद विधि द्वारा, ये जानते रहिए मिलिकन, इसके लिए कोई सेपरेट वीडियो बना देंगे। मिलिकन की तेल की बूंद विधि द्वारा इसका आवेश ज्ञात किया गया था। ठीक, हाँ। और जान लीजिएगा कि ये फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव डालती हैं। कैसा प्रभाव डालती हैं कि ये फोटोग्राफी प्लेट जो है पहले क्या रहती है, वो व्हाइट रहती है। तो जब कैथोड किरणें उस पर पड़ती हैं तो व्हाइट से उसको क्या कर देती हैं, ब्लैक कर देती हैं। तो ये कुछ कैथोड किरणों के गुण थे। आइए इलेक्ट्रॉन के लिए विशिष्ट आवेश अनुपात का मान जानते हैं। विशिष्ट आवेश अनुपात का मतलब आवेश बटे द्रव्यमान का मान, या इसी को इंग्लिश बोलते हैं चार्ज बाई मास रेशियो। ऊपर आवेश रखते हैं, नीचे द्रव्यमान, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज बाई मास रेशियो। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए विशिष्ट आवेश अनुपात का मान निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो E/m। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, और याद रखिएगा हम लोग इसके चिन्ह को हम लोगों को नहीं रखना है, हम लोग केवल और केवल इसकी न्यूमेरिक वैल्यू को रखेंगे। तो कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और अगर इसके द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किग्रा होता है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.75 इंटू 10⁻, हम लोग किग्रा में वैल्यू रखे हैं तो ये आएगा 11 कूलाम पर केजी आएगा। अगर ये ग्राम में बात करें, अगर ये द्रव्यमान ग्राम वाला रखे होते, मतलब -20, ये जो 10⁻31 की जगह -28 किग्रा रखे, मतलब ग्राम रखे होते, तो कितना आता है, तो यही वैल्यू 1.75 इंटू 10⁻+8 कूलाम पर ग्राम हो जाता। ग्राम में अलग लिखे हैं और केजी में अलग, हम लोग यूजुअली इसी को यूज करेंगे किग्रा वाला। तो आइए कुछ पॉइंट्स इसके बारे में जान लेते हैं कि सभी गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन के E/m अनुपात का मान कैसा होता है, कांस्टेंट। ये देखिए कैसे, तो आइए दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अभी तक क्या फिल किए थे, हाइड्रोजन गैस फिल किए थे। हम आपसे कहते हैं ना कोई भी गैस फिल कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन गैस में क्या होगा, ये H धनायन और इसमें से इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। अगर बात करें हम लोग ऑक्सीजन गैस की, तो ऑक्सीजन गैस के केस में क्या होगा, आपको यहां हम समझा दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकला था किसके, कैथोड की प्लेट से, वो टकराएगा किससे, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन के अणु से टकराएगा, इसके बॉन्ड को तोड़ देगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, परमाणु में चेंज हो जाएगा ऑक्सीजन के। अभी इस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी बची है जो ऑक्सीजन के परमाणु से टकराएगा और इसे क्या कर देगा, आयनीकृत कर देगा इस तरह से। तो इसका मतलब यहां पर ये O पॉजिटिव हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकल जाएगा। और एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए क्लोरीन गैस का एग्जांपल ले रहे हैं, तो क्लोरीन गैस का भी समझ लीजिए भाई, हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कैथोड की प्लेट से निकला था, वो किससे टकराएगा बताइए, क्लोरीन गैस से, और इसके बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ देगा और इसे क्लोरीन परमाणु में बदल देगा। अभी इसकी एनर्जी बची है जो कि क्लोरीन के परमाणु से टकराएगी
और क्लोरीन के परमाणु को भी आयनीकृत कर देगी इस तरह से, और इसके भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा Cl पॉजिटिव, और यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह वही पार्टिकल निकल रहा है, हर जगह वही पार्टिकल निकल रहा है, हर जगह वही पार्टिकल निकल रहा है। अच्छा, और ये भी एक बात और देख लीजिए, मतलब जो भी तत्व हम ले रहे हैं सब में ये इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। मतलब जितने भी परमाणु होते हैं सब में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है। और जो चीज सभी में होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल कण बोलते हैं। तो इसीलिए सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक मूल कण होता है, मतलब परमाणु में वो होगा ही होगा। समझिएगा इस बात को। अच्छा, इस बात पे फोकस करते हैं कि इसका मान कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब इतना ही होता है। अरे भाई, चाहे इसके लिए निकालेंगे तब भी आवेश का मान उतना ही रखेंगे, द्रव्यमान का मान उतना ही, इसके लिए वही रखेंगे, इसके लिए वही रखेंगे, सबके लिए वही रखेंगे। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और चूंकि ये सब में है इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मूल कण बोल देंगे। और E/m चार्ज बाय मास का जो अनुपात का मान है, आप देख रहे हैं गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है। आप कोई भी गैस डालिए, पार्टिकल एकदम सेम वही निकल रहा है और वैल्यू भी सेम आ रही है। मतलब चार्ज बाय मास रेशियो का मान जो है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जल्दी आप लोग डिस्कस नहीं करते होंगे, लेकिन जान लीजिए कि जो चार्ज बाय मास E/m अनुपात का जो मान है वो बैटरी की वोल्टता पर निर्भर करता है। मतलब गैस पर तो नहीं निर्भर कर रहा था, कोई भी गैस डालिए मान एकदम सेम आएगा, वैल्यू सेम आएगी, पर वोल्टेज अगर बढ़ा देंगे घटा देंगे तो निर्भर करेगा। कैसे, वो जान लीजिए। मतलब पहले हम समझाना चाह रहे हैं, सपोज कि चार्ज बाई जो मास रेशियो है इसका मान 10,000 वोल्ट पर अगर हम माने कि कितना आ गया है, x कूलाम पर केजी आया, तो अगर चार्ज बाय मास रेशियो की बात करें 15,000 वोल्टेज पर, 15,000 पर, तो 15,000 पर बात कर रहे हैं, तो वो कितना, वो जैसे मान लीजिए कि मान ले रहे हैं y कूलाम पर केजी आया। हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना ये क्या चाह रहे हैं कि 10,000 वोल्टेज पर और 15,000 वोल्टेज पर इनका जो चार्ज बाय मास रेशियो बराबर नहीं आएगा। x और y लिखने का मतलब क्या, कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि हम ये तो जान गए कि वोल्टता घटा बढ़ा रहे हैं तो उस पर चार्ज बाय मास रेशियो बदलता जाएगा, लेकिन बदलेगा क्या, बढ़ाने पर, वोल्टता बढ़ाने पर बढ़ेगा कि घटेगा? तो इस बारे में भी जान लीजिए कि जो E/m अनुपात का मान होता है, E/m रेशियो की वैल्यू होती है, वो वोल्टता के समानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे चार्ज बाय मास रेशियो का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब हम लोग कैनाल किरणों अथवा प्रोटॉन की खोज की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन की खोज या कैनाल किरणों की खोज से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आज आप लोग जानते हैं, आज के समय में जो साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है वो जानते हैं, उसको थोड़ा सा एक बार हम आपके मन में फिर से डाल दे रहे हैं। इसको जानते रहेंगे तो एनोड किरण यानी मतलब कैनाल किरण और प्रोटॉन को समझना आसान हो जाएगा। जैसे आज आपको पता है कि हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन और 18 या अगर 37 भार वाला क्लोरीन लेंगे तो 20 प्रोटॉन होते हैं। फिलहाल हम एक जनरल वे में बात कर रहे हैं कि 18 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन होते हैं और 20 न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो चलिए, अब इतनी बात, छोटी सी एक बात है जो आज आप जानते हैं, इसको माइंड में रखे रहिएगा। तो एनोड किरण यानी कैनाल किरण जिसको कह रहे हैं, और प्रोटॉन को समझना आसान हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग चलते हैं प्रोटॉन, हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, प्रोटॉन पे रहेगा। एनोड किरण को भी समझेंगे, कैनाल किरण को भी समझेंगे, दोनों एक ही है, कैनाल या एनोड जो भी बोलिए। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी 1919 में हुई थी, रदरफोर्ड ने की थी, ये भी जानते रहिएगा। चलिए देखिए, अभी तक आप क्या जान चुके हैं कि एक परमाणु है और परमाणु में किसी निगेटिव पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, खोज हो चुकी है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, वो यह बता कर गए थे कि जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, बोलिए, उदासीन होता है। अच्छा, उदासीन का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, उदासीन का मतलब कि जो परमाणु पर टोटल चार्ज होता है वो कितना होता है, बोलिए, 0। तो अगर डाल्टन ये बता कर गए हैं कि परमाणु के ऊपर जो संपूर्ण आवेश होता है वो होता है 0, तो ये जरूरी है कि इस निगेटिव पार्टिकल को यानी इस निगेटिव चार्ज को 0 करने वाला कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज इस परमाणु में जरूर होगा।
और यहीं से प्रोटॉन की तरफ इशारा गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रोटॉन का मतलब कहीं ना कहीं संपूर्ण रूप से पॉजिटिव चार्ज की ही बात हो रही है, संपूर्ण रूप से। तो आइए सीधे सीधे हम लोग जुड़ते हैं कि कैनाल किरण और प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। ध्यान दीजिएगा, दोनों एकदम सेम नहीं है, हल्का सा एक छोटा सा अंतर आएगा अभी, तो बहुत ध्यान समझिएगा। आज आप अच्छे समझ जाएंगे कि आखिर कैनाल किरणें क्या हैं और प्रोटॉन क्या है। तो सबसे पहले सेटअप अपना वही है कि उच्च वोल्टता वाली बैटरी लगी हुई थी 10,000 वोल्ट की लगभग, और निगेटिव टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड को हम लोग यहां क्या बोलेंगे, कैथोड, वही पुराना। और पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड। अब इसके अंदर से सारी एयर, सारी गैस को निकालकर इसके अंदर का जो दाब था वो 10⁻⁻2 से 10⁻⁻3 mmHg कर दिया गया था। और ध्यान दीजिएगा यहां एक अंतर और किया गया कि अभी तक हम लोग कैथोड की, एनोड की प्लेट को जालीनुमा यानी छिद्रयुक्त बना रहे थे। अब की बार हम क्या करेंगे, ये जो कैथोड की प्लेट है इसे जालीनुमा यानी छिद्रयुक्त इस तरह से बना रहे हैं। और एक बदलाव ध्यान दीजिएगा कि इस बार हम कैथोड की प्लेट के पीछे भी जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दे रहे हैं। ठीक, हाँ। तो अब ध्यान दीजिएगा किस तरह से आखिर इन सब की खोज हुई। तो इतना सेटअप करने के पश्चात अब हमने उसी तरह इसके अंदर कौन सी गैस फिल कर दी, हाइड्रोजन गैस फिल कर दी। आप कोई भी गैस फिल कर सकते हैं, अभी हम दिखाएंगे कोई भी गैस से काम हो जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम लोग यहां पर हाइड्रोजन गैस अभी फिल करके देख रहे हैं। देखिए होगा क्या, जब इतनी उच्च वोल्टता की बैटरी से कनेक्टेड होगा ये, तो हाई एनर्जी मिलेगी। और उस हाई एनर्जी से आपको पता है कि इस कैथोड की प्लेट से क्या निकलेंगे, बोलिए, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो इस कैथोड की प्लेट से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बताइए वो आगे चलकर किससे टकराएंगे, इस हाइड्रोजन के अणु से टकराएंगे। तो ये जैसे ही हाइड्रोजन के अणु से इस तरह से टकराएंगे तो इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ देंगे। और जब इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये हाइड्रोजन का अणु हाइड्रोजन के परमाणु में इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा। और आपको पता है अभी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म नहीं हुई है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से किस पर स्ट्राइक करेगा, हाइड्रोजन परमाणु पर, और हाइड्रोजन परमाणु से टकराकर इसको आयनीकृत कर देगा। तो यहां से भी इस तरह से निगेटिव पार्टिकल निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है, तो हमारा ध्यान दीजिएगा सारा फोकस इस गैसीय आयन पर होने वाला है और कैथोड की प्लेट पर होने वाला है। तो अब होगा क्या, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, आपको नजर आ रहा है ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसकी तरफ भागेगा, बोलिए, निगेटिव पार्टिकल की तरफ भागेगा, सॉरी निगेटिव प्लेट की तरफ भागेगा। तो ये जो धन आवेशित गैसीय आयन आपको नजर आ रहा है ये कैथोड की तरफ जाने लगेगा, और इसी धन आवेशित गैसीय आयन के, इसी धन आवेशित गैसीय आयन के, फिर से बोल रहे हैं, इसी धन आवेशित गैसीय आयन के कलेक्शन को, भाई बहुत सारे धन आवेशित गैसीय आयन निकलेंगे ना, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। देखिए इलेक्ट्रॉन तो निकलकर इसकी तरफ चला गया, लेकिन ये जो धन आवेशित कण बच गया, ये जो धन आवेशित कण बच गया, ये किधर जाएगा, ये तो ऋण आवेशित प्लेट की तरफ जाएगा, तो ये इस तरफ भागने लगा था। तो ये जो ऋण आवेशित कण है इसके बहुत सारे कलेक्शन होंगे, और संपूर्ण कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाल किरण बोलते हैं। बोलिए क्या बोलते हैं, कैनाल किरण, या इसी को एनोड किरण बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा ये जाना कैसे गया था, फिर वही बात कि जो ये हम लोग यहां पर छिद्रयुक्त बना दिए थे, तो इससे पास किया, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराया, यहां प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुआ, कलर दिखा हम लोगों को, हम लोग समझ गए कि कोई चार्ज पार्टिकल आया है। तो यही धना आवेशित कण के कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोल दिए, एनोड किरण या कैनाल किरण बोल दिए हैं। तो अब थोड़ा सा एक बात पे गौर कीजिएगा, हमने कहा आपसे कि आप यहां पर कोई भी गैस फिल कर सकते हैं, सब में से गैसीय आयन निकलेंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई और गैस का एग्जांपल आपको लेकर दिखा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम ऑक्सीजन का एग्जांपल ले रहे हैं। तो कैथोड की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलकर किससे टकराता, ऑक्सीजन के अणु से टकराता, और इसमें हाई एनर्जी है तो ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ये तोड़ देगा, तोड़ने पर ये ऑक्सीजन का परमाणु में इनको परिवर्तित कर देगा। अभी इसकी एनर्जी खत्म नहीं हुई है, तो ये फिर से किस पर स्ट्राइक करेगा, ऑक्सीजन के परमाणु पर, और इसको ये क्या कर देगा, इस तरह से आयनीकृत कर देगा। अब यहां पर ये जो आपको नजर आ रहा है ये धन आवेशित गैसीय आयन, अब इनका भी एक कलेक्शन बनेगा, तो इनके कलेक्शन को यहां पर हम क्या बोल देंगे, कैनाल किरण बोल देंगे। सवाल ये मन में आ सकता है कि आखिर इन्हें कैनाल क्यों बोल रहे हैं, तो देखिए कैनाल, ये जो छिद्र बन गया है इस एकदम कैनाल की तरह बन गया है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, कैनाल किरण।
चलिए एक और गैस लेकर हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर क्लोरीन गैस भर दी गई होगी, तो होगा क्या, हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो किससे टकराएगा बताइए, क्लोरीन गैस से। मतलब आप देख रहे हैं हर जगह गैसीय आयन के कण निकल रहे हैं और उन्हीं के कलेक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैनाल किरण या इनोड किरण बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा और हाई एनर्जी के कारण इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये क्लोरीन परमाणु में परिवर्तित हो जाएंगे। अभी इसकी एनर्जी खत्म नहीं हुई है, वो इस क्लोरीन से फिर से स्ट्राइक करेगा और इसको आयनीकृत कर देगा। आयनीकृत करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा इसके अंदर से। तो एक धनावेशित कण आपको नजर आ रहा है और इसी विभिन्न प्रकार के धनावेशित कण के कलेक्शन को हम लोग फिर से क्या बोल देंगे, कैनाल किरण या इनोड किरण बोल देंगे। एक बात पे जरा ध्यान दीजिएगा कि अभी हम सभी धन आवेशित गैसीय कण को कैनाल किरण या इनोड किरण बोल रहे हैं। सवाल यह है कि इनमें से प्रोटॉन कौन बनेगा। बहुत गौर से देखिएगा कि इनमें से प्रोटॉन कौन बनने वाला है। अभी हम सबको क्या बोल रहे हैं, कैनाल किरण या इनोड किरण बोल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम शुरुआत में आपको बता दिए थे, ये देखिए कि संपूर्ण रूप से जो पॉजिटिव पार्टिकल होगा, धनावेशित कण होगा, उसी को हम प्रोटॉन बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं, संपूर्ण रूप से जो धनावेशित कण होगा उसी को प्रोटॉन बोलेंगे। आइए गौर करते हैं। देखिए हाइड्रोजन, तो अभी कुछ देर पहले आपको हम बता के आ रहे हैं, आज आपको पता है हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। तो अगर ये देखिए ये आयनीकृत हुआ और 1 इलेक्ट्रॉन निकला, तो अब इस आयन में बचा क्या क्या है, बचा है क्या, इलेक्ट्रॉन निकल चुका है एक, अब केवल और केवल इसमें एक पॉजिटिव पार्टिकल बचा हुआ है, एक पॉजिटिव पार्टिकल बचा हुआ है। और न्यूट्रॉन तो इसमें 0 पहले से था। ऑक्सीजन की चर्चा कर लीजिए, पहले इसमें कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन रहे होंगे। अभी आप प्रोटॉन मत बोलिए, इसको पॉजिटिव पार्टिकल बोलिए। हम केवल ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आखिर प्रोटॉन किस केस में है, बस ये आज के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो इसमें क्या बचा होगा, 7 इलेक्ट्रॉन बचा होगा, 7 पॉजिटिव पार्टिकल भी बचा होगा और 8 न्यूट्रॉन, जो कि अभी डिस्कवरी हम नहीं हुई, मतलब जो टॉपिक चला है इसके अनुसार से डिस्कवरी नहीं हुई है, बस समझाने के लिए आपको कि आखिर प्रोटॉन कौन है। तो क्लोरीन का भी देख लीजिए, क्लोरीन में क्या पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 निकल गए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, बोलिए 16 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और 17 पॉजिटिव पार्टिकल भी हैं और 18 न्यूट्रॉन है ना। हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा संपूर्ण रूप से जो पॉजिटिव पार्टिकल होगा उसी को प्रोटॉन कहेंगे। तो आप देख रहे हैं यहां निगेटिव पार्टिकल भी इस कलेक्शन में है, यहां न्यूट्रॉन भी है, यहां भी निगेटिव पार्टिकल, मतलब गैसीय आयन के कलेक्शन में क्या क्या बचा हुआ है वो बता रहे हैं। यहां निगेटिव पार्टिकल आपको नजर आ रहा है, न्यूट्रॉन नजर आ रहा है। हम क्या बोले, संपूर्ण रूप से जो पॉजिटिव पार्टिकल होगा उसको प्रोटॉन बोलेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं एक ही पॉजिटिव पार्टिकल बचा हुआ है और इसी एक पॉजिटिव पार्टिकल को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन बोल देते हैं। तो आप समझ गए, अन्य गैसों के केस में हम इन्हें क्या बोलेंगे, कैनाल किरण, पर जब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी रहेगी तो उस केस में हाइड्रोजन गैस का ये जो आयन है, ये जो पार्टिकल भाग रहा है, इसी पार्टिकल को ही हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोटॉन बोल देंगे। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बस ये किस तरह से प्रोटॉन की खोज हुई वही लिखा है, कि जो भी हम आपको समझाएं वही पूरा हिंदी में लिखा है, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और कैनाल किरणों के गुण के बारे में समझते हैं। एकदम पुरानी तरह है, जैसे इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड किरणों के बारे में आप पढ़े थे। कैनाल किरणें भी सीधी रेखा में गमन करती हैं। आपको पता है कैसे कैसे ये पता होगा, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कैनाल किरणें जा रही थी, तो बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी पदार्थ रखेंगे, तो इसका पीछे क्या बन जाएगा, परछाई या शैडो बन जाएगा। तो हम इसका मतलब समझेंगे कि ये किस रेखा, सीधी रेखा में चलती हैं। कैनाल किरणें जो है वो धातु के पहिए को घुमा देती हैं, एकदम पुराने की तरह है। अर्थात कैनाल किरणों के पास द्रव्यमान होता है। अब द्रव्यमान का मतलब ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के केस में यही कैनाल किरणें ही क्या हो जाएंगे, कैनाल किरणों को आप क्या बोल देंगे, प्रोटॉन बोल देंगे। तो अगर इसके पास द्रव्यमान है तो प्रोटॉन के पास भी तो द्रव्यमान होगा। तो वो कितना द्रव्यमान होता है, तो ग्राम में अगर चर्चा करें तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और केजी में हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27 की ग्राम। और प्रोटॉन के अगर आवेश की बात करें तो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और ये जो कैनाल किरणें होती हैं ये भी फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और जैसे वहां पर हम लोग ज्ञात किए थे क्या, चार्ज बाय मास रेशियो, यानी आवेश बटे द्रव्यमान अनुपात हम लोग ज्ञात किए थे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश अनुपात बोलते हैं। हम लोग सबसे पहले किसके लिए ज्ञात करते हैं, ये प्रोटॉन के लिए ज्ञात करते हैं कि आखिर ये चार्ज बाय मास रेशियो होगा कितना।
तो कैसे हम लोग याद करेंगे? तो ऊपर क्या रखना है बोलिए? आवेश रखना है, और नीचे क्या रखना है बताइए? इसका द्रव्यमान रखना है, द्रव्यमान रखना है। बहुत गौर से देखिएगा। तो आवेश कितना आया बताइए? आवेश अभी आपको दिखा के आ रहे हैं 1.6, एकदम इलेक्ट्रॉन के बराबर आया था। 1.6 इंटू 10⁻⁹ अपॉन द्रव्यमान। यहां पर द्रव्यमान प्रोटॉन का, प्रोटॉन वाला रखा जाएगा, वहां इलेक्ट्रॉन का रखे थे, तो वो कितना हो जाएगा? अभी बता के आ रहे हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किग्रा वाला रख रहे हैं, केजी वाला। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9.5 इंटू 10⁻7 केजी आ जाएगा, कूलाम पर। ऊपर देखिए ये जो आवेश था ये किस में था? कूलाम में था, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम पर केजी। आप देखिए इलेक्ट्रॉन से बहुत कम आया है, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या आ गया? प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश अनुपात या चार्ज बाय मास रेशियो भी इसको कहते हैं। आइए कुछ चीजें भी जान लेते हैं। देखिएगा कैनाल किरणों के बारे में भी चार्ज बाय मास रेशियो की चर्चा कर ले रहे हैं। देखिएगा सभी गैसों के लिए जो कैनाल किरणों के चार्ज बाय मास रेशियो का मान जो होगा वो भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा। वहां पे इलेक्ट्रॉन के केस में यानी कैथोड किरणों के केस में नहीं निर्भर करता था, और यहां कह रहा है निर्भर करेगा। तो कैसे निर्भर करेगा? आइए इसको बेहतर तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस के केस में क्या था? हाइड्रोजन गैस के केस में हाइड्रोजन के आयन थे और इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकल गया था। ऑक्सीजन गैस के केस में क्या था? ऑक्सीजन के आयन थे कैनाल किरणों में, और इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हुआ था? निकल गया था। तो चार्ज बाय मास रेशियो कैसे हम लोग रखेंगे? ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से यहां निगेटिव लगा दे रहे हैं हम लोग। E/m रेशियो रखने चल रहे हैं। तो देखिए E का मतलब, अब इतना चार्ज मत रखने लगिएगा, हम आपको सीधा बता रहे हैं। ये जो +1 +2 आप देख रहे हैं, आगे चल के हम लोग यही रखेंगे। इसको सापेक्ष आवेश बोलते हैं, अभी आगे हम समझाएंगे। फिलहाल अभी के लिए हम रख दे रहे हैं। +1 आपको नजर आ रहा है, तो यहां पर हम सवाल लगाते थे ये +1 +2 यही सब रखेंगे, तो यहां 1 लिख दे रहे हैं अपॉन देखिए द्रव्यमान किसका रखा जाएगा? अब की बार यहां पर ये किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन का आयन है, तो यहां पर किसका द्रव्यमान रखेंगे बताइए? हाइड्रोजन आयन वाला द्रव्यमान रखा जाएगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान रखा जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर E/m रेशियो क्या हो जाएगा बोलिए? तो यहां भी ऊपर कितना? 1, और नीचे किसका मास रखा जाएगा, द्रव्यमान रखा जाएगा? ऑक्सीजन वाला रखा जाएगा। भाई गैसीय आयन यहां अलग है, यहां अलग है, तो स्वाभाविक सी बात है द्रव्यमान दोनों का क्या होगा? अलग। देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए क्या था? इलेक्ट्रॉन के लिए E/m, दोनों चाहे जो गैस भरिएगा E/m सेम ही आ रहा था, इसलिए गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा था। यहां देखिए द्रव्यमान अलग हो गया यहां पर द्रव्यमान अलग हो गया, तो देख रहे हैं सारी जगह द्रव्यमान अलग अलग आ रहा है, तो निश्चित रूप से इनके E/m का मान भी अलग अलग आएगा। अगर अलग अलग गैस है तो E/m का मान भी अलग अलग आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इनके लिए E/m का मान जो है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। और एक बात जरा सा ध्यान दीजिएगा, चलिए मान लीजिए एक कोई गैस और हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए हीलियम भी ले लेते हैं। अच्छे तरीके से आप समझिए, हीलियम भी ले रहे हैं। तो जब हीलियम लेंगे तो इसमें हीलियम में क्या होगा? हीलियम में भी मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब निकले होंगे तो इस पर कैसा चार्ज आ गया होगा? मान लीजिए ये मतलब ये गैसीय आयन में परिवर्तित हो गया। अब जब ये गैसीय आयन में परिवर्तित हो गया तो अब ध्यान दीजिएगा, अब हम देखिए, अब हम चार्ज बाय मास रेशियो पर चर्चा नहीं करने चल रहे हैं, अब हम केवल और केवल द्रव्यमान पर चर्चा करने चल रहे हैं, जिसके सहायता से आपको हमें कुछ समझाना है। ये बात आप समझ चुके हैं कि इनके अनुपात का जो मान है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब देखिए जब इनका द्रव्यमान निकाला जा रहा था तो एक चीज ऑब्जर्व की गई, इन आयनों का जो बात बताने चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन आयनों का किसका किसका, चलिए यहां अलग से लिख दे रहे हैं, H पॉजिटिव लिख दे रहे हैं, He2 पॉजिटिव लिख दे रहे हैं, और O पॉजिटिव लिख दे रहे हैं। अलग से हम आपको समझा रहे हैं यहां पर लिखकर, और बहुत गौर से समझिएगा कि इन आयनों का जो भी द्रव्यमान आया, किसका किसका, चाहे मतलब जो भी और भी गैस हम ले सकते हैं, सबका जो भी द्रव्यमान आ रहा था वो ये जो H पॉजिटिव आयन है इस आयन के गुणज में आ रहा था, इस आयन के मल्टीपल में आ रहा था। गुणज में आने का मतलब समझिए कि जैसे इसका द्रव्यमान अगर यक्स आ गया तो इसका द्रव्यमान कितना हो सकता हो? 2x हो। इसका द्रव्यमान कितना? 3x हो। मतलब इस हाइड्रोजन आयन के द्रव्यमान के गुणज में ही आ रहा था। और भी गैस होती तो 5x, 6x, 190x, मतलब जितनी भी गैस भरी जा रही है सभी गैसीय आयन का जो द्रव्यमान देखा गया वो हाइड्रोजन आयन के द्रव्यमान का मल्टीपल में आ रहा था। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयन के मल्टीपल में आने का मतलब क्या होता है? मतलब कि ये जो हाइड्रोजन आयन है
ये पार्टिकल है, ये कहीं ना कहीं सब में उपस्थित है। कैसे? जैसे देखिए, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, आपको मैथ से समझा रहे हैं। तो दो क्या होता है, 2 गुणे 1 आप ऐसे लिख देते हैं। और 4 क्या होता है, तो आप देख रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 1 लिख दे रहे हैं। जैसे 1 भी होता है तो 1 गुणे 1 लिख दे रहे हैं। जैसे 6 है तो 2 गुणे 3 गुणे 1 लिख दे रहे हैं। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, एक जो है सबके मल्टीपल में है। तो इसका मतलब 1 जो है ये सारे नंबर में उपस्थित है। तो ऐसे ही अगर सभी का द्रव्यमान जो है वो हाइड्रोजन आयन के मल्टीपल में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो हाइड्रोजन मतलब ये जो प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ही क्या बन गया था, प्रोटॉन बन गया था, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो सब पार्टिकल में है। और आपको पता है जो हर परमाणु में होता है जो पार्टिकल, उसी पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल कण बोलते हैं। तो यहां से एक बात आ गई, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, प्रोटॉन। कि जो प्रोटॉन है वो भी परमाणु का एक मूल कण होता है। तो आप 2 मूल कण जान गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन जान गए हैं और एक क्या जान गए हैं, प्रोटॉन। और एक बात जान लीजिए कि E/M का अनुपात का मान जो है वो बैटरी की वोल्टता पर भी निर्भर करता है। आइए हम लोग न्यूट्रॉन की खोज के बारे में भी पढ़ ले रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के पश्चात बीच में बहुत सारे परमाणविक मॉडल भी आए थे। लेकिन अब जैसे पार्टिकल्स की हम लोग खोज पढ़ रहे हैं, डिस्कवरी पढ़ रहे हैं, तो न्यूट्रॉन को भी पढ़ ले रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा 1932 से पहले के जितने टॉपिक पढ़ाएंगे उन सब में न्यूट्रॉन की खोज को नहीं मान के चलेंगे कि उन टॉपिक्स तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। 1932 में न्यूट्रॉन की खोज हुई है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आइए पढ़ लेते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। तो देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात ये देखा गया कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, क्या बोल रहे हैं, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, जब इन दोनों के द्रव्यमान को जोड़ा गया तो वो परमाणु के द्रव्यमान से बहुत कम आ रहा था। क्या बात कर रहे हैं, देखिए फिर से देख लीजिए, जो लोग भी गौर नहीं किए थे, गौर से नहीं सुने थे। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, जब दोनों को जोड़ा गया तो परमाणु के द्रव्यमान से बहुत कम आ रहा था। लेकिन जो आवेश था वो बैलेंस हो चुका था, वो 0 हो चुका था। तो साइंटिस्ट के दिमाग में यह आया कि अगर आवेश बैलेंस हो चुका है लेकिन द्रव्यमान परमाणु का अब भी, परमाणु से मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान जब जोड़ा जा रहा है तो परमाणु के द्रव्यमान से अब भी कम आ रहा है, इसका मतलब कि परमाणु में अभी कोई तीसरा पार्टिकल भी मौजूद है जिसमें आवेश तो नहीं, क्योंकि आवेश तो बैलेंस हो चुका है, पर द्रव्यमान है, मतलब वो कोई उदासीन कण है। तो अब सोचा गया कि अब उस तीसरे पार्टिकल की भी खोज की जाए। तो ध्यान से देखिएगा, लेकिन तीसरे पार्टिकल की खोज से पहले एक वर्ड है अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा कण। तो उसके बारे में जान लीजिए कि आखिर ये अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण होता क्या है। तो आप एक एटम होता है, एक परमाणु होता है हीलियम परमाणु, इसका नाम आप लोग सुने हैं। ये हीलियम परमाणु क्या होता है, गौर से सुनिएगा, हीलियम परमाणु कैसा होता है। तो देखिए हीलियम परमाणु में क्या होता है कि इस तरह से हीलियम परमाणु के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो हीलियम का परमाणु है इसके अंदर में से, हीलियम परमाणु क्या होता है, 2He4 होता है, इसके अंदर में से अगर हम इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, ध्यान दीजिएगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, देखिए क्या बचेगा, तो 2He4, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब इसके ऊपर क्या लगा देंगे, +2 चार्ज लगा देंगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने के पश्चात अब जो पार्टिकल बच गया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कण। तो आप समझ गए अल्फा कण क्या होता है कि हीलियम के अंदर से दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, अब जो बचा कण है, इसी बचे कण को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कण बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हुआ क्या था, जेम्स चैडविक ने लिथियम, बेरिलियम जैसे हल्के तत्वों पर अल्फा कणों के बम्बार्डिंग यानी प्रहार द्वारा कुछ उदासीन प्रकृति के कण प्राप्त किए। जैसे देखिए बेरिलियम का, हम लोग बेरिलियम तत्व ले लिए हैं, इस पर किसकी बम्बार्डिंग कराई गई, हीलियम, अल्फा पार्टिकल की। ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण की बात कर रहे हैं हम लोग। अल्फा कण की बम्बार्डिंग कराई गई, जिसके इसमें से क्या निकला, एक न्यूट्रल पार्टिकल, एक उदासीन कण निकला, और इसी उदासीन कण का नाम क्या रख दिया गया, न्यूट्रॉन रख दिया गया। आइए न्यूट्रॉन के बारे में भी 1-2 बात जान ले। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का होता है। देखिए द्रव्यमान इसमें है,
द्रव्यमान इसमें है। इसी कारण से प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का जब सम किया जा रहा था तो वो परमाणु के द्रव्यमान से कम आ रहा था। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में अगर देखें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, और अगर किग्रा में देखें तो किग्रा में क्या होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किग्रा होगा। और न्यूट्रॉन पर जो आवेश है ये तो आप जान गए हैं, इस पर कितना आवेश होता है, 0 आवेश होता है। चलिए अब हम लोग सबके गुणों के बारे में एक साथ यहां पर अध्ययन कर लेते हैं, यानी सबके लिए यहां पर एक टेबल बना लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर हम किसकी चर्चा करेंगे, गुण की, और यहां पर इस टेबल में हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, यहां पर लिखेंगे प्रोटॉन के बारे में, और यहां पर लिखेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंबल की, कि इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन के सिंबल को हम ई निगेटिव से प्रदर्शित करते हैं, और प्रोटॉन के सिंबल को P पॉजिटिव या H पॉजिटिव किसी से भी प्रदर्शित कर लीजिए, वो प्रोटॉन को भी प्रदर्शित करता है। और न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होगा, 0n1 होगा। अगर हम वास्तविक आवेश की चर्चा करें, वास्तविक आवेश मतलब इसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट चार्ज, ठीक है। तो एब्सोल्यूट चार्ज की चर्चा करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन के लिए होता है +1.6 यानी +1.6 × 10⁻⁻19, और न्यूट्रॉन जो होता है ये आवेशहीन होता है, इसलिए इस पर आवेश कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट चार्ज यानी वास्तविक आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इंग्लिश भी जानते रहिए, वास्तविक आवेश को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट चार्ज। आइए अब बात करते हैं सापेक्षिक आवेश की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रिलेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, रिलेटिव चार्ज। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये यहां से इंपॉर्टेंट है, वो सब तो बात आप जान रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने यहां जैसे लिखा है ये -1 ये +1, इसका मतलब आइए समझते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो हम एक रफ कागज ले रहे हैं, रफ पेज ले रहे हैं। तो अब ध्यान से हम लोग समझते हैं कि आखिर ये सापेक्षिक आवेश होता क्या है, रिलेटिव चार्ज। देखिए यहाँ रिलेटिव चार्ज लिखे हैं, हाँ। तो देखिए रिलेटिव आवेश होता क्या है, सापेक्षिक आवेश। तो यदि हम आपसे पूछें कि ये जो है ये सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाला, तो आप इसे लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं Na पॉजिटिव यहां लिखते हैं, और इसने एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकाल दिया। तो जरा ये बताइए आप लोग कि सोडियम पर कितना आवेश आया है, ये जो आप सोडियम देख रहे हैं इस पर कितना आवेश आया है। तो आप कहेंगे कि इस पर कितना आवेश आया है, +1 चार्ज आया, +1 आवेश आया है। तो अगर आपसे पूछे हम कि क्या ये जो +1 आ रहा है ये रियल चार्ज है, ये वास्तविक आवेश है, अरे भाई +1 एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ध्यान दीजिएगा, यही जो +1 आप लिख रहे हैं ये क्या है, सापेक्षिक आवेश है। ये क्या है, सापेक्षिक आवेश है। धैर्य रखिए, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। ये बताता है कि सोडियम पर एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर का आवेश आया है। +1 क्या बता रहा है, +1 बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से, +1 बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर इस पर आवेश आया है। वैसे तो एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से कितना आवेश आता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आता है, लेकिन हम लोग लिखते क्या है, +1 लिखते हैं। मतलब ये केवल इतना बता रहा है, वो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, देख रहे हैं, ये केवल इतना बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का आवेश आया है। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर +1 लिखा है तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का आवेश, +2 लिखा है तो 2 इलेक्ट्रॉन के, मतलब एक रिलेट कर दिए हम लोग, +3 लिखा है तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर का आवेश आया है। तो ये रियल चार्ज नहीं है, ये वास्तविक आवेश नहीं है, ये कैसा आवेश है, इसी को हम लोग बोलते हैं सापेक्षिक आवेश। तो आप देखिए, आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के सापेक्षिक आवेश को हम लोग क्या बोल देंगे, -1 बोल देंगे। प्रोटॉन के सापेक्षिक आवेश को हम लोग क्या बोल देंगे, +1 बोल देंगे। और न्यूट्रॉन तो आवेशहीन होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। द्रव्यमान आप लोग पढ़कर आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन के मास की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन के आवेश की बात करें तो ये भी प्रोटॉन के, द्रव्यमान की बात करें तो ये भी प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब आइए बात करते हैं सापेक्षिक द्रव्यमान की बात करते हैं, ये भी बहुत गौर से समझिएगा। और किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन परमाणु के रिस्पेक्ट में बात करेंगे सापेक्षिक द्रव्यमान की। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिलेटिव मास विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के रिस्पेक्ट में सापेक्षिक द्रव्यमान किसका किसका, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। तो आइए पहले अपने रफ पेज पर चलते हैं और सापेक्षिक द्रव्यमान को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा,
बहुत आराम से समझाया जाएगा और बहुत गौर से देखिएगा। सापेक्षिक द्रव्यमान ये कैसे होगा? तो जैसे हम आपसे अगर चर्चा करें तो ये हाइड्रोजन का परमाणु है। जब इस हाइड्रोजन के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये जो आयन बच गया यही क्या कहलाया? बोलिए, प्रोटॉन कहलाया, जिसका द्रव्यमान कितना आया था? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किग्रा आया हुआ था। और ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं इसका द्रव्यमान कितना आया था? तो इसका आया था 9.1 इंटू 10⁻31 किग्रा आया हुआ था। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपसे हम बोलें कि इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के बीच में कैसा संबंध है, ध्यान दीजिएगा, इधर एक लाइन हम खींच दे रहे हैं और कैलकुलेशन इधर करते हैं। अगर आपसे पूछे कि इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के मध्य में कैसा संबंध है, तो ऊपर हम किसका लिख दे रहे हैं? द्रव्यमान लिख दे रहे हैं किसका? प्रोटॉन का। और नीचे क्या लिख दे रहे हैं? द्रव्यमान लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। तो इनके बीच में कैसा संबंध होगा देखिएगा। तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किग्रा हम लोग लिखेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किग्रा यहां पर लिखेंगे। जब इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन ये आ जाएगा 1837, ये इतना आ जाएगा। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें तो जो द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान आएगा वो, अब इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो कितना आएगा? 837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आप देख रहे हैं जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना है। और आप देख रहे हैं कि जो प्रोटॉन है वो हाइड्रोजन का ही आयन है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होगा वही प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा। तो मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और आप देख रहे हैं, सोचिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना ज्यादा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को सामान्यतः नगण्य मान के चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो अब समझिएगा सापेक्षिक द्रव्यमान क्या लिखेंगे। तो जो द्रव्यमान प्रोटॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान हम लोग लिखते हैं वो कितना लिखते हैं? 1 लिखते हैं। 1 का मतलब कि एक प्रोटॉन के बराबर का द्रव्यमान। 1 क्या बताएगा? एक प्रोटॉन के बराबर का द्रव्यमान। और चूंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर होता है तो न्यूट्रॉन के लिए भी सापेक्षिक द्रव्यमान क्या लिखेंगे? 1। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन आयन के बराबर का द्रव्यमान या एक हाइड्रोजन के बराबर का द्रव्यमान। तो ये है सापेक्षिक द्रव्यमान। सापेक्षिक द्रव्यमान हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। 1 लिखने का मतलब क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 लिखने का मतलब क्या है? कि हाइड्रोजन के बराबर का द्रव्यमान। और न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान 1 लिखने का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? बराबर। अच्छा, अब यहां से अगर हम लिखना चाहें इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान, तो बताइए इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान, तो ये प्रोटॉन के द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? इसका 1837 गुना कम है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 1837। तो आइए टेबल पे हम लोग चलते हैं। तो सापेक्षिक द्रव्यमान क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहां +1 क्यों आया? ये बता रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का जितना द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का भी सापेक्षिक द्रव्यमान 1 लिखे हैं, तो ये भी क्या बता रहा है? एक हाइड्रोजन के परमाणु के जितना द्रव्यमान। और ये यहां क्या बता रहा है? यहां पर ये बता रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान जितना होता है उससे भी 1837 गुना कम। ये क्या होगा बताइए? ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। तो इन गुणों के बारे में आप अच्छे समझिए। और हम लोग हमेशा हमेशा क्या लिखते हैं? हम लोग सापेक्ष आवेश लिखते हैं। एलिमेंट के ऊपर, तत्व के ऊपर हमेशा क्या लिखते हैं? सापेक्ष आवेश लिखते हैं। आइए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से किसका चार्ज बाय मास रेशियो है जो है वो उच्चतम है? ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग हमेशा देखिए, हमेशा हम लोग कौन सा आवेश लिख रहे हैं? रिलेटिव चार्ज लिख रहे हैं, है ना? तो हम लोग हमेशा रिलेटिव चार्ज लिखते हैं। तो इसलिए हमने समझा दिया कि रिलेटिव चार्ज होता क्या है। फिलहाल एक बार आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। तो चार्ज बाय मास रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आप देख रहे हैं कि जो हीलियम होता है, हीलियम का चार्ज कितना होगा? बोलिए, 2 होगा। और हीलियम का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 4। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 1/2। लिथियम का कितना होगा भाई? तो लिथियम का ऊपर आप देख रहे हैं रिलेटिव चार्ज कितना है? 1।
और लिथियम का द्रव्यमान कितना होता है 7 होता है, ठीक। और ऐसे ही बेरिलियम की बात करें तो इसका जो रिलेटिव चार्ज है वो कितना है 2 और इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। हाइड्रोजन बात करें तो हाइड्रोजन इसमें क्या हो जाएगा, इस पर जो चार्ज है वो आपको रिलेटिव चार्ज कितना नजर आ रहा है, कुछ नहीं है, तो मतलब हम क्या मान के चलेंगे 0 और इसका द्रव्यमान कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1, सॉरी 0। तो आप देख रहे हैं सबसे हाई किसका आएगा, तो सबसे हाई 1/2 ही आएगा। तो इसका मतलब इसमें सही उत्तर क्या होगा, ए He2 पॉजिटिव।